अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, ये अटेंडेंस जो है ए पोर्टल ओपन हो रहा है? ये क्या? ये राशिद की मेल है। चलें ठीक है, थैंक यू सर।
एक्सक्यूज मी सर, अटेंडेंस हो गई है तो मेरी भी लगा दें।
दोस्त मेरे अहमद जाहिर, Present, sir. अली मोहम्मद, प्रेजेंट सर। अरसलान काशी, Present, sir. आयशा अख्तर, Present. आयशा कनीज़ा, Present, sir. आयशा नवीद, आयशा नवीद, फायजा इरशाद, Present, sir. फरिया अजहर,
Present, sir. जवेरिया, Present, sir. किंजा बख्तावर, किंजा बख्तावर, सर वो रास्ते में अपने घर जा रही है। मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट सर। निमरा अफजल, Present, sir. निमरा सदीक, Present, sir. निमरा शाहिद, प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन, Present, sir. रिजवानुल्लाह खान, Yes, sir. साइमा, Present, sir. सना, Present, sir. सीरत रानी, प्रेजेंट शहलीजा, सैयदा सुमैया, Present, sir. तौसीफ अहमद, तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, Yes, sir. उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, वजीहा मकबूल, Present. अनम असगर, प्रेजेंट अक्सा, Present, sir. अतीकुर रहमान, Present. आयशा अरशद, Present, sir. बिस्मत तनवीर, Present, sir. महानूर भट्ट, महानूर भट्ट, मरियम जारिफ, Yes, sir. मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शुएब, Yes, sir. नूर फातिमा, प्रेजेंट सर। राबिया नजर, राबिया नजर, सैयदा Sir. फातिमा वाजिद, Present, sir. आयुष्मान नवीद के अटेंडेंस मार्क कर दे, उसका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। सैयदा फातिमा वाजिद, Present, sir. उमर फारूक, Yes, sir. Present. जोहा यासीन, Present, sir. नमस्कार,
यस सर। जैनब, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सर हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप पढ़ा रहे थे। सॉरी, सर व्हाट इज द डिफरेंस sir. बिटवीन वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन? एक्सक्यूज मी सर। जी, सर मरियम फिजा ने आपको मेल किया, वो कह रही है कि मुझे नेक्स्ट क्लास का जो है, आज जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसका आप वो भेज दीजिएगा लिंक। ठीक है। जैनब असगर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन? सर तो नहीं पता। In the last lecture, we have studied about different types of intermolecular forces and what are the effects of intermolecular forces on melting point and boiling point of the compound. How can control intermolecular forces of melting point and boiling point? लास्ट टाइम हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स स्टडी की थी और इसके साथ हमने ये इंटरप्रेट किया था कि किस तरह आप लोग ये बता सकते हो कि आप लोगों का कंपाउंड, किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किस कंपाउंड का कम है। एंड दिस स्टडी आई हैव, ये स्टडी जो है हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर की थी कि वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा थी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा था, और वो वाले कंपाउंड जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसका मतलब है कम था, इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी कम है। The temperature at which solid material starts to melt is called melting point, and temperature at which compound starts to convert from liquid form to gas form is called boiling point. The process in which we convert liquid material into gas phase is called evaporation, and the process in which we convert gas material from gas phase to liquid phase is called condensation. ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम लिक्विड फेज को सॉलिड गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन के दौरान हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करते हैं, लेकिन कंडेंसेशन के दौरान हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जनरेट करते हैं। जिस वक्त हम मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम बेसिकली टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर then the velocity of the molecules is also increased. When the velocity of the molecules is increased, it means the kinetic energy of the molecules is also increased. And when the kinetic energy of the molecules increased, it means the intermolecular forces between the molecules is decreasing gradually. और जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के दरमियान ख़त्म होती हैं इसका मतलब है कि वो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है कि उनको लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर
प्रोवाइड जिस वक्त करते हैं तो कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना आसान होता है, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। और जिस वक्त आप लोगों के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आती है, उसी कंडीशन में मालिक्यूल्स एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होते हैं। और अगर आप लोगों से नूरुल ऐन, यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या है तो आप क्या बताएंगे? सर इवेपोरेशन होती है कि लिक्विड का गैस में चेंज होना, और कंडेंसेशन होता है गैस का लिक्विड में चेंज होना। और मैं आपसे कहूं कि इन दोनों फेज के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस से बताएं फिर। सर इवेपोरेशन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो लिक्विड से गैस फेज में जा रहा है, बट कंडेंसेशन में जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि वो गैस फेज से लिक्विड में जा रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फासले पे होंगे तो इसलिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सर नूर फातिमा। सर एक मिनट सर, कंडेंसेशन में गैस से सॉलिड में जब वो प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट करेंगे वो सॉलिड में जाएगा या फिर लिक्विड में? वो तो कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन में होगा ना। सॉलिड फेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, इसको गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करेंगे। तो सर वो तो लिक्विफिकेशन होता है ना। उसको ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके सर। तो फिर अब किधर गया? जी नूर फातिमा, आपने ये बताना है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर डिफरेंस क्या है? हाँ सर, क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैंने पूछा है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस में और कंडेंसेशन प्रोसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर डिफरेंस क्या है? कि जिस वक्त हमने इवेपोरेशन की है और जिस वक्त हमने कंडेंसेशन की है। जी सर, जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं तो कंडेंसेशन होती है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी तो इवेपोरेशन हो जाएगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम इवेपोरेशन करते हैं उस कंडीशन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। यस और सर। उसके साथ जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, और काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होगी जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। क्योंकि अगर एक चीज़ जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके बाद जितना भी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। और अगर कोई दूसरा स्पीशी जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है लिक्विड से, तो इसका मतलब है कि जिस वक्त आप दोनों कंपाउंड को सेम टेम्परेचर पर हीट करते हो, या सपोज कर लें कि आप लोग 40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों कंपाउंड को हीट करते हो, तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जो वेपर फॉर्म में 25 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो वाले कंपाउंड जो 50 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होते हैं इसका मतलब है वो तो अभी तक कन्वर्ट ही नहीं हुए। और अगर हम कंपेयर करते हैं सेम टेम्परेचर पर दो डिफरेंट कंपाउंड्स को कि किसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और किसके कम होगी, तो उस कंडीशन में वो वाले कंपाउंड्स जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जिस वक्त वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी उसके बाद जितना आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जिसमें आप लोगों के पास टेम्परेचर फैक्टर आता है, इसके साथ आप लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आती हैं, इसके साथ आप लोगों के पास जो है
काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो आती है, और उसकी बेस पर आप लोग बता सकते हो कंडेंसेशन और इवेपरेशन में क्या डिफरेंस है। तो जिस वक्त आप लोगों ने इवेपरेशन की है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, या जिस वक्त आप लोगों ने कंडेंसेशन की है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग इवेपरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में बेसिकली आप लोग काइनेटिक एनर्जी को, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करते हो। लेकिन कंडेंसेशन में इसके इन्वर्स है, क्या उस कंडीशन में, कंडेंसेशन के प्रोसेस में आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जनरेट करते हो और काइनेटिक एनर्जी को, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हो। इसका मतलब है जितना आप लोगों का पास इवेपरेशन का जो प्रोसेस है, आपके ख्याल में इवेपरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है या कंडेंसेशन का प्रोसेस फास्ट होता है? सर इवेपोरेशन। Evaporation. इवेपोरेशन। जी अतीकुर रहमान। Evaporation. देखें, एक सेम टेम्परेचर ही होता है कि जिस पर आप लोग लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, और उसी टेम्परेचर पर अगर मॉलिक्यूल्स को उससे स्लाइटली भी लो करते हो तो उसी वक्त मॉलिक्यूल्स वेपर फेज से लिक्विड फेज में दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप लोग टेम्परेचर को एडजस्ट करते हो तो उस कंडीशन में सेम रेशियो के साथ ही लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और अगर उससे लो करते हो तो उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास वेपर मटेरियल जो है वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और कंडेंसेशन को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो प्रेशर के ज़रिए, यानी कि अगर आप लोग प्रेशर कम या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह इवेपरेशन जो है उसको भी आप लोग क्लोज्ड सिस्टम या ओपन सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जिस वक्त आप लोगों का सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स इवेपरेट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करेंगे, और जिस वक्त मूव नहीं करेंगे तो जिस वक्त सिस्टम की टोटल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, मैक्सिमम जितनी उनकी कैपेसिटी है उतनी ही वो एनर्जी को बेयर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो बेजल है वही यानी कि ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग किसी भी कंपाउंड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल्स जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वॉल के साथ कोलिजन शो करते हैं, और जिस वक्त कोलिजन शो करते हैं अगर कोलिजन ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और कोलिजन कम होंगे तो इसका मतलब है प्रेशर भी कम होगा। और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होगा, जिस वक्त नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगी या टेम्परेचर इंटरनल ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में वाल्व्स जो हैं, बीकर की वाल्व्स जो है वो ब्रेक होने के चांस होते हैं अगर आप लोगों के पास सिस्टम जो है वो क्लोज्ड हो। अगर ओपन सिस्टम हो तो उस कंडीशन में तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में उसका मतलब है कि आप लोग मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आते हो, और जिस वक्त आप लोग मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आओगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगे। अब अगर आप लोग प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे, और जिस वक्त आप लोग प्रेशर कम प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स कम ही एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी कम आने के चांस कम होंगे।
और जितने मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे इसका मतलब है कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। और जितना कम प्रेशर अप्लाई करोगे उस कंडीशन में मालिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पर होंगे, और जिस वक्त मालिक्यूल्स एक दूसरे के डिस्टेंस पर होंगे तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो वीक होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग कंडेंसेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सटर्नल प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनल प्रेशर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, when you increase the pressure of external pressure, then molecules come close to each other. When the molecules come close to each other, the intermolecular forces are also acting between them. And when intermolecular forces are generated between the molecules, then molecules can easily be converted from gas phase to liquid phase. जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट होंगी तो उस कंडीशन में आसानी से मॉलिक्यूल गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बेसिकली हम इवेपरेशन और कंडेंसेशन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर ही कंट्रोल कर रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है या ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है इवेपरेशन का प्रोसेस कम है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो उस कंडीशन में इवेपरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इसका मतलब है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इवेपरेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड से होगा और किन मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड के साथ होगा। अली मोहम्मद, जी सर। आपने ये बताना है कि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है मेथनॉल है। इन दोनों में से इवेपरेशन का प्रोसेस जो है वो किस में फास्ट होगा और कंडेंसेशन का प्रोसेस किस में फास्ट होगा? सर वाटर में जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा और एथेनॉल में जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। अनमस्गर, यस सर। जी अनमस्गर, किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा? सर वाटर में ज़्यादा होगा और एथेनॉल में कम होगा। और क्या एथेनॉल कम में होगा क्या ज़्यादा होगा? और वाटर में वेपोरेशन ज़्यादा होगी। जी सना गफार, सर मेथनॉल में इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा और कंडेंसेशन भी आपने बताया सेम ही होता है, तो उसी में सेम कंडेंसेशन। इवेपरेशन का प्रोसेस जो है वो मेथनॉल में ज़्यादा होगा और वाटर के अंदर कम होगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो मेथनॉल की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, लेकिन मेथनॉल के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना, बेसिकली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आप लोग इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रहे हो। और ब्रेक आप लोग उसको आसानी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर सकते हो जो वीक हो। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उनको तो मुश्किल से ही आप लोग ब्रेक करते हो, लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग वीक हो तो उसको आप लोग आसानी से ब्रेक कर देते हो। जिस तरह अगर आप लोगों को किसी से लड़ाई होती है तो अगर आप लोगों का कंपोनेंट जो है, आप लोगों के अपोजिशन में जो पार्टी है वो वीक हो तो आप लोग आसानी से उसकी पिटाई कर सकते हो।
और अगर आगे वाला जो है, सामने वाला जो है आपसे भी ज़्यादा यानी कि है हेल्थी हो, इसका मतलब है कि उसने आपकी ही पिटाई करनी है। ठीक है, इसी तरह वो वाली फोर्सेस जो वीक होंगी उनको आप लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हो, और जिस वक्त आप लोग वीक फोर्सेस को ब्रेक करोगे, इसका मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। अब वाटर और मेथनॉल में से मेथनॉल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। इसी वजह से मेथनॉल जो है वो आसानी से इवेपोरेट हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। और सर कंडेंसेशन भी मेथनॉल में ही ज़्यादा होगी फिर इसलिए। कंडेंसेशन जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा होगी और मेथनॉल के अंदर कम होगी, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए ज़रूरी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसी वक्त वो वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगे। जिनके दरमियान ज़्यादा होंगी उसका मतलब है कि वो जल्दी से एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, और जो जितनी जल्दी के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे वो उतनी ही स्पीड के साथ गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, सर कंडेंसेशन और इवेपोरेशन तो साइड बाय साइड होती हैं, तो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी उसी का इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ज्यादा होना चाहिए ना, यस सर। नहीं क्योंकि ये साइड बाय इवेपोरेशन साइड हो रहे हैं। इवेपोरेशन और चीज़ है, कंडेंसेशन और चीज़ है, ये दोनों अपोजिट हैं। इवेपोरेशन में आप लोग गैस फेज में कन्वर्ट कर रहे हो, कंडेंसेशन में आप लोग गैस फेज को दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक में आप लोग एनर्जी दे रहे हो, दूसरे में आप लोग एनर्जी को निकाल रहे हो। एक में आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, और दूसरे में आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जनरेट कर रहे हो। और ये दोनों ही इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर सर तो फोर्सेस जी सर जैसे इवेपोरेशन मेथनॉल में कम टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो कम एनर्जी से वो कंडेंस हो जाएगा। ये देखें ना, एक के पास एनर्जी आपने दी हुई है सर आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर सर। आप आ रही है। मैं कह रहा था कि अगर ऐसे पर्सन, दो स्टूडेंट जो हैं वो परचेजिंग के लिए जाते हैं और बाज़ार में एक के पास पैसे ही बहुत कम हो और एक के पास पैसे जो है वो ज़्यादा हो, और चीज़ जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ज़्यादा महंगी हो, तो उस कंडीशन में ज़ाहिर है जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वही परचेज कर सकता है। जिसके पास उसने होंगे पैसे ही नहीं होंगे तो वो जल्दी से परचेज नहीं करेगा, उसने तो ज़्यादा देर तक तलाश करते रहना है। जिसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है
जाहिर है वही मालिक्यूल जो हैं एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है वो जल्दी से एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, और जो मालिक्यूल जितनी स्पीड के साथ एक दूसरे के करीब आएंगे इसका मतलब है कि वो उतनी स्पीड के साथ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, गैस फेज से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और वो वाले मालिक्यूल जो आसानी से एक दूसरे के करीब नहीं आते इसका मतलब है कि वो आसानी से लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो वाले मालिक्यूल जिनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा किनके दरमियान होती है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसका मतलब है उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे। और अगर आप लोग टेम्परेचर को कम करते हो तो उस कंडीशन में वो वाले मालिक्यूल जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, जिनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा थी, वही जल्दी से एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और जिस वक्त वो इंटरेक्शन करेंगे उस कंडीशन में ही वो गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगे। इस चीज़ की समझ आ गई है? सर देखिए, जब हम वाटर मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो उनकी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी ना, तो फिर वो जल्दी नहीं कन्वर्ट होगी इस तरह। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होंगे तो वो इवेपोरेशन स्पीड के साथ होंगे, वो यानी कि इवेपोरेशन में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त कन्वर्ट करते हो गैस फेज से लिक्विड फेज में तो उस कंडीशन में जिनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी वही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वही एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ज़्यादा फोर्स के साथ, और जितनी फोर्स के साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे उसी स्पीड के साथ वो गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो चीज़ें हैं जो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन एक दूसरे के करीब लेकर आ रही हैं। अगर आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स के जो है जो इनका इवेपोरेशन स्पीड के साथ हो रही है, यानी कि जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है, अब वो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब है वो एक दूसरे के करीब भी जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा है वही मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, और जिस वक्त तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे उस कंडीशन में वो गैस फेज से लिक्विड फेज में भी कन्वर्ट नहीं होंगे। और सर ऐसे फिर मटेरियल जी सर इस केस में फिर इवेपोरेशन प्रोसेस तो ज्यादा फास्ट होना चाहिए, फिर ये सेम इवेपोरेशन कैसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इवेपोरेशन उनमें ज़्यादा होगी जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी, और कंडेंसेशन उनमें ज़्यादा होगी स्पीड के साथ होंगी जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। दोनों अपोजिट हैं, सेम नहीं कह रहा मैं, दोनों अपोजिट कह रहा हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है, और वो वाले कंपाउंड जो आसानी से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। और वो वाले कंपाउंड जो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। मोस्टली वोलेटाइल कंपाउंड जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी इसका मतलब है कि उनके इवेपोरेशन जो है वो स्लो होगा, वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा, और कंडेंसेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। और वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उनका इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है
सॉरी जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी उनका इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो वीक होगा, और वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी उनका इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड के साथ होगा, वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जब भी हम लिक्विड फेज से गैस फेज में कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं या एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब है कि वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि इस कंडीशन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को। लेकिन जिस वक्त हम कंडेंसेशन को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। और ऐसे रिएक्शन या प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी जो है सिस्टम से रिलीज होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं अली मोहम्मद? एक्सोथर्मिक सर। तो इसका मतलब है आप लोगों के पास वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जो आप लोगों के पास कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड फेज इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हीट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड करती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो इसका मतलब है हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इसका मतलब है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आप लोगों के पास कम ही रिक्वायर्ड होगी। जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको आप लोग बॉयल करते हो तो आप लोगों के पास 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, उसी कंडीशन में वो वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप लोग एसीटोन जिसके दरमियान इंटर काफी कम उसको हीट करते हो, उसको बॉयल करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इसकी निस्बत काफ़ी कम है। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। जी सर आ रही। अब यहाँ पर जो आप लोगों के पास एग्जांपल है वो वाटर की है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की है, एसीटोन की है और डाई इथाइल ईथर है। अतीकुर रहमान आपने ये बताना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्स वो तो सब में ही होती है, और आयन डाइपोल फोर्स आई थिंक होगी, साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। आयन डाइपोल फोर्सेस के लिए मैंने कहा था कि लाजमी है कि आपके पास एक आयन मौजूद हो सॉल्यूशन के अंदर। जी सना गफार, कौन कौन सी फोर्सेस हैं? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और डाइपर डाइपर कैंसिल हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी मौजूद हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपने बताया था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन वो साथ हो हाइड्रोजन के, तो फिर होती है, इसमें तो नहीं है उसमें। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब है इसमें OH ग्रुप मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन का मैंने 3 का बताया था। ठीक है। जी अब सर। आपके पास ये 4 कंपाउंड है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तीसरा जो है एसीटोन है, और लास्ट जो है वो डाई इथाइल ईथर है। अब इसमें डाई इथाइल ईथर में सिर्फ ये
लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। इसके अलावा और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम एसीटोन की बात करते हैं तो एसीटोन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद हैं और इसके साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी मौजूद है। इसका मतलब है कि डाई इथाइल ईथर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और एसीटोन के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। इसका मतलब है कि डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके बाद एसीटोन को जिस वक्त हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कंपेयर करते हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी मौजूद है और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। इसका मतलब है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एसीटोन की निस्बत ज़्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हो गई हैं। लेकिन जिस वक्त हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कंपेयर करते हैं वाटर के साथ तो वाटर के अंदर जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से वाटर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी ज़्यादा होगा वाटर मॉलिक्यूल का और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। और ये आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें हम कहते हैं कि वो एनर्जी कि वो बेसिकली हम एनर्जी चेंज करते हैं, जिस वक्त लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम एनर्जी को चेंज करते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं या मॉलिक्यूल्स के पास से एनर्जी को लेते हैं। और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में वो टोटल एनर्जी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो है इंथैल्पी चेंज जो है वो दोनों की सेम होती है, इन जस्ट उनके वैल्यू जो है वो अपोजिट होती है। एक में एनर्जी को उसी एनर्जी को रिमूव करते हैं और एक में उसी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। इवेपोरेशन में हम उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं लेकिन जिस वक्त हम उनको कंडेंसेशन में करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसी एनर्जी को जो प्रोवाइड की थी उसको रिमूव करते हैं। इसका मतलब है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही अपोजिट वैल्यू हैं और इनकी वैल्यू जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक में हम प्रोवाइड करते हैं और एक में रिमूव करते हैं, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम ही होती है। जितनी कंडेंसेशन के लिए हमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ती है जिस वक्त हम इसको लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोग मैथ को कैलकुलेट करते हो कि कितना मैथ को आप लोगों ने यूज़ किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास कंपाउंड को एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को ये बताया कि जितना नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा करते जाते हो तो उस कंडीशन में आप लोग हीट जो है उसकी वैल्यू भी आप लोग ज़्यादा करते जाते हो। अगर आप लोगों को वाटर का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को जिस वक्त आप लोग कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 40.7 किलो जाउल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है जिस वक्त आप लोग एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हो लिक्विड फेज से वेपर फेज में, और यही एनर्जी आप लोगों को रिलीज करना पड़ती है जिस वक्त आप लोग इसको कन्वर्ट करते हो गैस फेज से लिक्विड फेज में, या उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग इसको मोल में यूज़ करते हो। अगर आप लोग ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो है वो 18.02 हासिल होती है। इसका मतलब है अगर एक मोल के लिए आप लोगों के पास इतनी एनर्जी हासिल होगी, अगर आप लोग वाटर के नंबर ऑफ मोल जो है वो 5 करते हो
तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को हाफ करते हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड कर देना है। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। कि जिस तरह आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीट जो है वो भी इंक्रीज होती है, और अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को कम करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीट जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो इस तरह आप लोग आसानी से किसी भी मटेरियल की एनर्जी को या मास को कैलकुलेट कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पर जो है वो एनर्जी गिवन है और एनर्जी की वैल्यू जो है वो गिवन है और वो 155 किलो जॉल एनर्जी है, और उसके साथ जो है वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। मालिक्यूल जो है वो वाटर मालिक्यूल है। अब आप लोगों को पता है कि 1 मोल वाटर का जो है वो 40.7 किलो जॉल एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब है कि आपने पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है 1 मोल के लिए, उसके बाद आप लोगों ने उस जो वैल्यू हासिल होगी उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है उसके मास से। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास उस स्पीशी की, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी या मास जो है वो हासिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। और अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट ही मास गिवन हो तो उससे आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप लोग इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनर्जी हासिल हो सकती है। ठीक है, आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नंबर इसकी एनर्जी जो है वो हासिल हो जाएगी, और अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके इनवर्स एनर्जी जो है वो हासिल हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सॉलिड मटेरियल। सर ये जो है आपने जो पहले अपलोड की हुई थी ना फाइल्स, ये जी लेक्चर्स, सर जी। अब वो भी नहीं है उस पे एलएमएस पे। क्यों? पता नहीं, मैं देख रही थी उसमें जो पहले आपने किए हुए थे वो भी नहीं है, पता नहीं सिस्टम चेंज किया है या क्या है। और आपने जो अब ये पढ़ रहे हैं ये भी नहीं अपलोड। ये मैं आपको दिखा रहा जी हूँ। सर नहीं है, मैंने भी कल देखा है। मेरी बात सुन ले, मैं आपके सामने ही एलएमएस ओपन कर रहा हूँ ना। सिर्फ लास्ट वीक की चीज़ें रहती हैं, इसके अलावा टोटल चीज़ें जो है वो मैंने अपलोड की हुई हैं। ये आप लोगों का सेक्शन। सर मैं आपके ऑफिस में आया था, ये चीज डिस्कस की थी, तो हमने सर व्हाट्सएप बनाया था, आपके पास तो अपलोड हो जाती है, हमें शो नहीं होती। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया सर, काइंडली उसमें आप सेंड कर दें हमें। अब इसमें जिस तरह आप लोगों का सेशन 4 हुआ है, अब 4 में ये लेक्चर मैंने इधर डाले हुए हैं और ये अपलोडेड है, ये लेक्चर जो है, स्लाइड जो है। इसी तरह जो 6 सेशन आप लोगों को 6 वीक गुजरा है उसमें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो सारे लेक्चर जो है वो भी मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने अपलोड किए हुए हैं। लेकिन सर हमें लेक्चर 4 के बाद कोई भी नहीं मिला। सर हमारे पास ऐसे शो नहीं हो रही है। यस सर, नहीं शो हो रही सर। एक ग्रुप बना हुआ है एलएमएस का, मैं उनसे दोबारा से पूछता हूँ कि ये इशू आ रहा है मुझे कि स्टूडेंट जो है उनको शो नहीं हो रही चीज़ें जो है, उसकी रीज़न क्या है। असल में ये इशू होता है कि यूनिवर्सिटी ये कहती है कि स्टूडेंट को लाजमी ये एलएमएस जो है
वो यूज़ करना है, और स्टूडेंट ने जितना भी मटेरियल है वो LMS के थ्रू ही यूज़ करना है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट ने कम से कम एक हफ्ते में 2 मरतबा LMS यूज़ किया हो, चेक किया हो, देखा हो। सर वैसे तो हम रोजाना करते हैं। नहीं, LMS यानी कि जिस कोर्स को आप लोग, जिस तरह आप PC2 पढ़ रहे हो, तो आप लोगों हर वीक में 2 जिस तरह लेक्चर होते हैं, तो आप लोगों ने दोनों लेक्चर इधर से देखे हो, और असाइनमेंट आप लोगों को शो हो रही है या वो भी शो नहीं हो रही? सर नहीं शो हो रही। सर नहीं हो रही। सर असाइनमेंट भी नहीं शो हो रही। अब मैंने अपलोड कर दी हैं, ये 8वां वीक था लास्ट जो है, और उसमें ही मैंने असाइनमेंट की जगह पर ये अपलोड किया था। ये सर हमें तो अभी पता भी कल ही चला था, वो ग्रुप में GR ने कहा था कि असाइनमेंट ये है। आपने कहा था कि मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी, क्योंकि पिछली दफा मेरा नेटवर्क इशू था, तो आपने कहा था कि LMS से ये देख मैंने लेना। इधर लिखा भी हुआ है इधर। बट सर हमें ये शो नहीं हो रहा, अभी मैंने कल ही देखा है, बल्कि आज सुबह मैंने देखा है। चलो फिर आपने इस तरह करना है कि मुझे मेल कर देनी है, और इसमें मैंने सर टाइम भी दिया हुआ है कि ये इसकी जो जब डेडलाइन कब है? ये मैंने आप लोगों को ट्यूसडे तक दी थी। सर एक दिन बढ़ा दें या फिर शाम तक कर दें? यस सर, फिर बढ़ा दें। चले वेडनेसडे तक जमा करवा देना। यस सर। ठीक है। ओके और सर इसकी डिस्क्रिप्शन दे दें, क्या करना है? ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि आप लोगों ने 50 कंपाउंड तलाश करने हैं, और आप लोगों ने ये बताना है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी मौजूद हैं, बस आप लोगों ने ये बताना है। जिस तरह ओके वाटर सर। मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल लिखना है, उसके अंदर जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं वो उनके बारे में आपने बता देना। तो सर स्लाइड्स कैसे मिलेंगी अब हमें? स्लाइड में अभी उनसे पूछ लेता हूँ कि ये क्या सीन है कि स्टूडेंट को शो नहीं हो रही। ग्रुप बना लिया है, उसमें मुझे भी ऐड कर दिया है, सर आपको मैंने ऐड कर दिया हुआ इसमें। वरना फिर मैं उसमें ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ स्लाइड जो लेक्चर हैं उनको। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक, मुश्किल सर हम तो नहीं ऐड उस ग्रुप में। नहीं, ठीक है, उस मैं आपको ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा। सभी स्टूडेंट को ऐड करें। आपके 40 की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। सर 25 प्लस उस पे ऐड है, फिर जिनको नहीं है तो लिंक सेंड कर देंगे उनको। इसमें जो है 27 स्टूडेंट ऐड है, तो यस बाकी सर। स्टूडेंट जो है ना वो भी इस ग्रुप में ऐड हो जाए। इसके बाद हमने इंटरमॉलिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज मेथड, फेज चेंज, ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, इसके बाद आप लोगों के पास आते हैं काइंड्स ऑफ सॉलिड। आप लोगों के पास सॉलिड मटेरियल जो हैं उनके कितने फेज या किस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो मौजूद होते हैं। बेसिकली सॉलिड मटेरियल आप लोगों के पास जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों को डिफरेंट नाम देते हैं। एक को हम कहते हैं इमार्फस सॉलिड और दूसरे को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। Amorphous solids are those compounds in which atoms are randomly arranged or not regularly arranged। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एटम जो हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर अरेंज ना हो, रेंडमली अरेंज हो, उन सॉलिड्स को हम कहते हैं इमार्फस सॉलिड।
और ऐसे सॉलिड जिसमें एटम्स जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो, तो उन सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसमें एटम एक दूसरे के साथ एक पैटर्न के साथ अरेंज ना हो, अपनी मर्जी से अरेंज हो, तो उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। और ऐसे सॉलिड्स जो एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड इस तरह की होती है जिस तरह आप लोग क्लास में अपनी मर्जी से बैठ जाते हो, या जिसका जहां दिल करता है वो बैठ जाता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड उस तरह की अरेंजमेंट होती है जिस तरह आप लोगों को फाइनल पेपर में तरतीब के साथ बिठाया जाता है कि पहले फर्स्ट रोल नंबर वाला बैठता है, उसके बाद सेकंड रोल नंबर वाला बैठता है, फिर थर्ड रोल नंबर वाला बैठता है। इस तरह ऑर्डर में बिठाने को हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, और रैंडमली बैठने को हम कहते हैं अमॉर्फस। इसी तरह एटम्स जो हैं वो अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ अटैच हो, कि पहले वाला हो, फिर दूसरा नंबर हो, फिर तीसरा नंबर हो, फिर चौथा नंबर हो, उसके बाद फिर पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, इस तरह ऑर्डर के साथ हो, तो उन सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वो वाले सॉलिड जिनमें अरेंजमेंट जो है वो रैंडम हो, उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं आयनिक सॉलिड, एक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक को हम कहते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, और लास्ट को हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में वो वाले कंपाउंड्स आते हैं जो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं और उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, और ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है, वो एक क्रिस्टलाइन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं और ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। जिस तरह आप लोगों के पास आइस की एग्जांपल आती है, या डायमंड की एग्जांपल आती है, तो डायमंड में जो है वो कार्बन एक स्पेसिफिक ऑर्डर अरेंजमेंट के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास दिखाया गया है कि आप लोगों के पास आयनिक सॉलिड में सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम यहाँ पर, उसके बाद क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है, और एक पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ ये अटैच है। इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहते हैं आयनिक सॉलिड, और इसके अंदर ये जो एटम्स हैं वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल फॉर्म में भी नहीं है कोई इसका, ना ही कोई ऐसा फॉर्म है, सिर्फ आयन ही मौजूद हैं और वही एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच है। और इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास वाटर आइस फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होता है, जिसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, और इस ज्योमेट्री की वजह से, इस स्पेसिफिक ऑर्डर की वजह से ही आइस फॉर्म में वॉल्यूम जो है वाटर का इंक्रीज होता है, क्योंकि जिस वक्त ये इस शेप में, इस ज्योमेट्री में एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज करते हैं, तो ये जो दरमियान में स्पेस आप लोगों को नजर आ रही है, ये इस स्पेस जो है इसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जिस वक्त ये मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में इनका ये जो ऑर्डर है वो रैंडमनेस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दरमियान में जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाती है। और जिस वक्त ये स्पेस ख़त्म होती है तो इसका मतलब है इनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म में वाटर का H2O का वॉल्यूम जो है वो कम होता है, लेकिन जिस वक्त वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है।
क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इस स्पेसिफिक ऑर्डर की वजह से इनके दरमियान स्पेस जो है वो जनरेट हो जाती है। सर ग्रेफाइट भी इसी की एग्जांपल होगी मॉलिक्यूलर। किसकी? ग्रेफाइट। जी वो भी मॉलिक्यूलर की ही एग्जांपल होगी। इसके बाद है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिलिकेट वगैरह आते हैं, इस तरह के कंपाउंड आते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्ड बनाते हैं और उसकी वजह से एक जॉइंट मॉलिक्यूल बनता है। इसमें मोस्टली सिलिका के जो कंपाउंड है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक जॉइंट मॉलिक्यूल जो बनाते हैं उनको हम कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। इसके बाद लास्ट है मेटालिक सॉलिड। ये आप लोगों को पता है कि मेटल्स के दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती है जिसकी वजह से आप लोगों के पास मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? जी आयशा अख्तर। आयशा मेटल के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है? जिसको हम कहते हैं सी पोल इंटरेक्शन। क्योंकि वो वाले मेटल्स, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकती है। इसका मतलब है कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और उन फ्रीली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आयंस जो हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं, या इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसके बारे में 3 थ्योरी है। इसमें से एक थ्योरी ये है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इसका नाम दिया हुआ है सी पोल इंटरेक्शन। जिस तरह समुद्र के अंदर इसकी अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर जो है वो इस तरह का लगता है जिस तरह समुद्र के अंदर कोई चीज़ आप लोग कश्ती वगैरह चलती है। अगर एक समुद्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा कश्तियाँ हों, इसी तरह मेटल्स जो हैं मेटल के अंदर एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है, जिस तरह समुद्र के अंदर कश्तियाँ चलती हैं इसी तरह एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल हो, इसके अलावा कोई और एटम ना हो, कोई और इसके अंदर इनऑर्गेनिक या नॉन मेटालिक पार्ट ना हो। तो इस तरह के इंटरेक्शन सॉलिड को हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। पहले में आप लोगों के पास आयनिक सॉलिड आते हैं। इनमें आप लोगों के पास कंपाउंड के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो आयन इंटरेक्शन है। जी सर टाइम ज्यादा हो गया, 2 बजे क्लास है, नमाज भी पढ़नी है, 8 मिनट रह गए क्लास स्टार्ट होने में। चलिए बस ये सिर्फ ये टाइप थी। आयनिक सॉलिड्स में आप 2 लोगों के बजे पास लैब भी है। इंटरेक्शन होगी, आयन इंटरेक्शन होगी। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप लोगों के पास डिस्पर्शन फोर्सेस भी हो सकती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। कोवलेंट नेटवर्क में आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। मेटालिक सॉलिड में आप लोगों के पास मेटालिक बॉन्ड होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बाद में ज्वाइन किया हो? जी सर, उस्मान हुसैन। सर आयशा ने वेट के सर अटेंडेंस लगा दी, ज्यादा नजर फोन नहीं हो रहा। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। एक मिनट सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। सर बाकी लीव कर लें? जी बाकी लीव कर सकते हैं। सर राबिया नजर की अटेंडेंस
महानूर भट्ट है, मोहम्मद शाहिद, राबिया नजर, जी सर प्रेजेंट। महानूर भट्ट, मोहम्मद शाहिद, राबिया नजर। जी सर प्रेजेंट राबिया नजर। सर ये मोहम्मद शाही सरवर प्रेजेंट है सर। यार बाद में बताना था, वो लग गई है। जिस वक्त क्लास लेक्चर एंड हो जाता है उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। सर मेरी रह रही है अभी। आयशा नवीद है, यस सर, उसका माइक नहीं चल रहा लेकिन उसने क्लास ली है, उसकी अटेंडेंस लगा दें। किंजा बख्तावर है, किंजा बख्तावर, उस्मान हुसैन। प्रेजेंट सर। चलिए ठीक है, सर जी तौसीफ अहमद प्रेजेंट। तौसीफ आपका मेरे ख्याल में अभी तक इशू ही रिजॉल्व नहीं हुआ है, आपके वो अटेंडेंस लगती ही नहीं है अभी। सर जी मैं गया था, वो कह रहे थे जब यूनी रीओपन होगी फिर करेंगे। चलो ठीक है। सर फिर स्लाइड्स हमें भेज दीजिएगा, 50+ स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया अब तो। ठीक है। मोहम्मद शाहिद सर ये अब लगा दीजिएगा मोहम्मद शाही सरवर। लगा Thank दी you, है, sir. लगती है या नहीं लगती मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस लेक्चर एंड हो जाता है उसके बाद चेंज नहीं कर सकते इसमें। ये देखें ऑलरेडी वो कह रहा है कि लेक्चर ऑलरेडी एंड हो गया है, इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।